यहां हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। चलिए इसे यहां बनाते हैं। और ये रहा हमारा समकोण त्रिभुज। ये है 90 अंश का कोण यहां पर। और हमसे कहा गया है कि इस भुजा की लंबाई यहां पर है 14। इस भुजा की लंबाई है 9। ये भुजा यहां पर है ए। और हमें ए की लंबाई ज्ञात करनी है। तो जैसा कि हमने कहा कि ये एक समकोण त्रिभुज है, और हम जानते हैं कि यदि हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है और हम उसकी दो भुजाओं के बारे में जानते हैं, तो हम उसकी तीसरी भुजा का पता लगा सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय के उपयोग से। और पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग का योग बराबर होगा इस लंबी भुजा के वर्ग या कर्ण के वर्ग से। पर अगर आपको ये सही नहीं लगता, तो हो सकता है कि आप कहें कि हमें कैसे पता कि ए की लंबाई छोटी है इस भुजा से। यहां पर ये 15 या 16 भी तो हो सकती है। ऐसे में आप याद रखिए कि सबसे लंबी भुजा एक समकोण त्रिभुज में, और ये केवल समकोण त्रिभुज में ही होता है, वो 90 अंश कोण के सम्मुख होती है। और इस स्थिति में 14 सम्मुख है इस 90 अंश कोण के। ये देखिए, ये 90 अंश का कोण सम्मुख है इस लंबी भुजा के, जिसे हम कर्ण या हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो अब जबकि हम जानते हैं कि यह सबसे लंबी भुजा है, आइए इसे दूसरे रंग से चिन्हित करते हैं। तो यह है सबसे लंबी भुजा, यह है एक छोटी भुजा, और यह है दूसरी छोटी भुजा। और पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार छोटी भुजाओं के वर्ग का योग, यानी a का वर्ग जमा 9 का वर्ग, 9 स्क्वायर्ड, बराबर होगा 14 के वर्ग के। पर इसका यह मतलब नहीं है कि 9 का वर्ग जमा 14 का वर्ग बराबर होगा a के वर्ग के। याद रहे, ए स्क्वायर्ड एक छोटी भुजा है और इन दोनों भुजाओं के वर्ग का योग बराबर होगा 14 के वर्ग के, यानी कर्ण के वर्ग के। तो चलिए अब हम ए का हल निकालें। तो ये हुआ ए का वर्ग जमा 81 प्लस 81, जो बराबर होगा 14 के वर्ग से। और हम इस नतीजे पर कैसे पहुंचे, आइए देखिए। 14 गुणा 14, 4 गुणा 4 होगा 16, 4 गुणा 1 होगा 4, जमा 1 होगा 5, इधर आया 0, 1 गुणा 4 होगा 4, 1 गुणा 1 होगा 1, 6 जमा 0 होगा 6, 5 जमा 4 होगा 9, 1 को नीचे लाते हैं और ये होगा 196। तो ए का वर्ग जमा 81 बराबर होगा 14 के वर्ग से, जो होगा 196। अब हम घटाते हैं 81 को इस समीकरण के दोनों पक्षों से। सब्ट्रैक्ट 81 फ्रॉम बोथ साइड्स। बाईं तरफ हमें मिलता है केवल ए स्क्वायर्ड, ये दोनों कट जाएंगे। तो ए का वर्ग बराबर होगा 196 घटा 81, 196 माइनस 81। तो ये क्या होगा, 196 घटा 1 हुआ 195, घटा 80 हुआ 115। तो यहां लिखा 115। सो दैट विल बी 115। अब हम ए का हल निकालते हैं। तो इसके लिए हम दोनों पक्षों का वर्गमूल लेते हैं, यानी मुख्य वर्गमूल या धनात्मक वर्गमूल दोनों पक्षों का इस समीकरण के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो a बराबर होगा वर्गमूल 115 के। a इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ 115। चलिए देखते हैं यदि हम इस 115 को और विभक्त कर सकते हैं। यह तो साफ तौर पर विभाज्य है 5 से। तो यहां हम 5 को गुणनखंडित करके बाहर निकाल सकते हैं, और 5 जाएगा 115 में 23 बार। और ये दोनों हैं अभाज्य संख्याएं, यानी प्राइम नंबर्स। तो हमारा काम खत्म। अब हम इसे और फैक्टर नहीं कर सकते। तो a बराबर होगा 115 के वर्गमूल के। अब आइए अंदाजा लगाते हैं कि 115 का वर्गमूल क्या होगा। तो 100 का वर्गमूल बराबर होगा 10 के, और 121 का वर्गमूल बराबर होगा 11 के। तो इसका मान यहां पर लगभग 10 और 11 के बीच में होगा। और देखा जाए तो ये सही भी लगता है हमें।